नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र में, आपके साथ अनुराग। संभल हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया, आजादी के बाद से संभल में आतंकियों की मदद से करीब 15 दंगे हुए और इन सभी दंगों में हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया गया। इसके पीछे की वजह क्या? वजह थी संभल की डेमोग्राफी को बदलना, हिंदुओं की संख्या को कम करना। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इन हिंसों के बाद संभल में हिंदुओं की आबादी 45% से घटकर 15 से 20% पर आ गई। रिपोर्ट में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए उसमें पहले की सरकारों का जिक्र है। कहा गया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान यहां दंगाइयों को सरकार का संरक्षण प्राप्त रहा है, जिसके चलते संभल में न सिर्फ हिंदू खतरे में आ गए, बल्कि दंगाइयों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों में तो एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। साल 2024 याद कीजिए दर्शकों, वो हिंसा आपको याद होगी। इस हिंसा से जुड़े भी कई बड़े खुलासे सामने आए। रिपोर्ट में कहा गया कि नमाजियों को हिंसा के लिए उकसाने में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बड़ी भूमिका निभाई थी। न्यायिक आयोग की जांच टीम के मुताबिक साल 2024 की हिंसा पूर्व नियोजित थी और षड्यंत्र का हिस्सा था, जबकि शुरुआत में इसे इस तौर पर दिखाने की कोशिश की गई कि जामा मस्जिद में जो सर्वे हुआ था उससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए थे। लेकिन जो न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आई उसमें यह पता चला कि यह सब कुछ पूर्व नियोजित था। संभल हिंसा पर रिपोर्ट, सियासत में भूचाल, हिंदुओं का पलायन, टेरर कनेक्शन क्या, लव जिहाद हथियार, संभल से हिंदू साफ, अलकायदा से आईएसआई तक आतंकियों ने बदली डेमोग्राफी, गजवाए हिंद वाली साजिश, योगी ने दी फाइनल चेतावनी। 2024 में जब संभल में जामा मस्जिद का सर्वे हुआ तो इसी को हथियार बनाते हुए उपद्रवियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया और पूर्व नियोजित षड्यंत्र को अंजाम दिया। इस बात का खुलासा संभल हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग की आई रिपोर्ट में हुआ है। लेकिन ये खुलासा यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि रिपोर्ट में जो चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, उससे ये साफ हो जाता है कि संभल सालों पहले से गजवाए हिंद वाली साजिश से ग्रसित है, जिसके चलते यहाँ की डेमोग्राफी अब बदल चुकी है। कभी संभल की जनसंख्या में मुस्लिमों के बराबर हिंदुओं की संख्या थी, लेकिन अब यहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक बन चुका है और हिंदुओं की आबादी 45% से घटकर 15 से 20% तक आ गई है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि संभल में हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया और लव जिहाद की साजिश रचने के साथ ही दलितों को इतना परेशान किया गया कि उन्हें सामूहिक पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, संभल को हिंदुओं को भगाने के लिए आतंकियों का भी सहारा लिया गया और इसकी साजिश अलकायदा से लेकर पाकिस्तान की टेरर एजेंसी आईएसआई तक रची गई। हिंदुओं के पीछे पड़ा आतंकी संगठनों का नेटवर्क। स्थानीय तुर्क मुसलमानों ने कन्वर्टेड आतंकी खड़े किए। साजिश में अब तक 6 स्थानीय आतंकियों की पहचान। आतंकी मौलाना असीम था अलकायदा का कमांडर, हिजबुल के लिए काम करता था आतंकी शाहरुख, मोहम्मद आसिफ था अलकायदा इंडिया का चीफ। संभल में जो विदेशों में बैठे आतंकी संगठनों से गठजोड़ के सबूत मिले हैं, उससे पता चलता है कि हरकत उल मुजाहिदीन तहरीके तालिबान ने अपना मॉड्यूल तैयार किया, साथ ही हिंदुओं के पलायन के लिए अलकायदा जैसे खौफनाक आतंकी संगठनों से भी हाथ मिलाया। इस तरह से संभल से पूरे दक्षिण एशिया में आतंकी नेटवर्क को विस्तार किया गया। इतना ही नहीं, संभल हिंसा की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि तुर्क नमाजियों को उकसाने में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी हाथ रहा, जिन्होंने नमाज के बाद मुसलमानों से कहा था कि हम इस देश के मालिक हैं और बाकी नौकर और गुलाम। इस बयान के बाद ही तुर्क और कन्वर्टेड हिंदू पठानों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोग मारे गए थे। संभल हिंसा और हिंदुओं के खिलाफ सालों पहले से रची गई साजिश का पर्दाफाश हुआ तो सीएम योगी भी सामने आए और डंके की चोट पर दंगाइयों और इन्हें संरक्षण देने वाली सियासी पार्टियों को सीधी चेतावनी दी। और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को
उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी, और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर संभल हिंसा के पीछे समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम सामने आया तो एआईएमआईएम के भाईजान चुप नहीं बैठ पाए और तुष्टीकरण की चाशनी में बीजेपी और आरएसएस को भी लपेट दिया। हमको इंसाफ की उम्मीद बीजेपी और योगी या नरेंद्र मोदी से नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग तो संभल में जो कुछ हो रहा है, इतने लोगों की वहां पर पुलिस फायरिंग में हत्या हुई है। अब जाहिर है रिपोर्ट क्या आएगी, कौन सी रिपोर्ट में क्या निकलेगा हमको मालूम है ना। तो उस रिपोर्ट से क्या है, आप तो वहां पर संभल को तो एक वहां पर आप जो आपका एजेंडा है हिंदुत्व का, उसको नाफिज करना चाह रहे हैं संभल में आप, और मुझे यकीन है कि संभल की आवाम मुत्तहिदा तौर पर उस एजेंडे को नाकाम करेगी। ऐसा नहीं है कि संभल से हिंदुओं के पलायन को लेकर हो रहे नए नए खुलासों के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुप है, बल्कि दोनों ही पार्टियां राज्य की योगी सरकार को घेरने के लिए रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रही हैं और बीजेपी पर राज्य भर में दंगे कराने की साजिश रचने का आरोप लगा रही हैं। ऐसे में संभल हिंसा पर आई रिपोर्ट पर मचा घमासान जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। संभल में हुई हिंसा पर जो रिपोर्ट सामने आई उसने बहुत सारी चीजें सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये था सबसे बड़ा कि क्या विदेशी ताकतों के साथ मिलकर कुछ इस तरह का एक इकोसिस्टम संभल के अंदर डेवलप किया गया जिससे हिंदुओं की संख्या कम हो जाए। और सवाल सिर्फ संभल भर का नहीं है दर्शकों, सवाल पूरे देश को लेकर है। ऐसे कितने संभल, ऐसी कितनी साजिशें, बार बार जिस चीज को लेकर बीजेपी के लोग या हिंदूवादी संगठनों के लोग कहते रहे हैं कि जहां पर मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है वहां पर हिंदुओं की संख्या कम हुई है। क्या संभल की रिपोर्ट उस ओर इशारा कर रही है? ज्यादा पहले नहीं, थोड़े दिन पहले याद कीजिए, योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश वाले मुद्दे को लेकर कहा था कि जब जब हिंदुओं की संख्या किसी जगह पर कम हुई है तो वहां पर मुस्लिमों ने डोमिनेंस रखा है और वहां पर हिंदुओं की संख्या कम हो गई। तो क्या वही हुआ है संभल के अंदर? बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ राजेश चौधरी जुड़ गए हैं, ये आपसे कुछ ही सेकंड्स में जुड़ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, लंबा अनुभव रहा है प्रशासनिक, हमारे साथ जुड़ गए इस चर्चा में। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में हरिशंकर जैन जुड़ेंगे, संभल पक्ष के पक्षकार हैं और वरिष्ठ वकील हैं, कानूनी पहलुओं को समझते हैं, वो हमारे साथ अब से कुछ ही देर में इस चर्चा में होंगे। इसके अलावा हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी जुड़ गए जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अशोक यादव हमारे साथ जुड़ गए और नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ जुड़ गए जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। जो पहले की सरकारें रही हैं, संभल में पनपने वाली आतंकी गतिविधियों को लेकर वही पहले की सरकारें जिम्मेदार हैं। योगी आदित्यनाथ खुलकर कह रहे हैं कि आज संभल में जो हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ जो साजिश हो रही है, पहले की सरकारों के चलते ये सब कुछ हो रहा है। अनुराग जी, हम लोग मैथ में फार्मूला पढ़ते थे कि इस फार्मूले से ये समस्या का समाधान हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला है हिंदू मुस्लिम हेट्रेड इज प्रोपोर्शनल टू बीजेपी ग्रोथ। जितना हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलेगी उतना बीजेपी की ग्रोथ होगी। ये बीजेपी का सबसे सफलतम, अब तक का सबसे सफलतम फार्मूला है। उसी फार्मूले को आगे बढ़ाने के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाता है जिसमें एक न्यायिक अधिकारी, बाकी दो गैर न्यायिक अधिकारी, एक आईपीएस, पूर्व आईपीएस जिनका नाम है एके जैन, आप टीवी चैनल पे अक्सर भाजपा का बचाव करते हुए दिख जाते हैं, और दूसरे अमित मोहन, रिटायर्ड आईएएस, और एक बेचारे डीके अरोरा साहब, पूर्व जस्टिस हाई कोर्ट। तो ये न्यायिक आयोग को ही पूरी तरह से संदेह के घेरे में है और रिपोर्ट भी वैसे ही है। दिक्कत क्या है कि जितनी भी चीजें आती हैं, मतलब रिजल्ट आता है तो हमेशा से विपक्षी पार्टियों का या तो चुनाव आयोग निशाने पर होगा या तो जांच करने वाली टीम निशाने पर होगी। मतलब ये ठीक वैसा ही है कि एग्जाम में आप आंसर ना जानते हो तो आप कह दें कि भाई पेपर बनाने वाला बेकार था, उसने फलां को सपोर्ट कर दिया इसलिए ऐसा पेपर बनाया।
सर आपको जवाब नहीं पता ना, आप पढ़कर नहीं गए ना एग्जाम में सर। अनुराग जी देखिए, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून भी तुम्हारा और दरबार भी तुम्हारा। किसी वक्त तो में लश्कर भी इस तरह की आपका चीजें, था, अखबार भी आपका था, और यही आरोप आप पर लग रहे हैं कि वही लश्कर और अखबार लेकर आपने वहां पर आतंकियों को जगह दी, जिसकी वजह से आज संभल के अंदर जो 45% हिंदू हुआ करते थे वो महज 15% पर सिमट गए। ये बताइए अनुराग जी, हाँ, कि प्रधानमंत्री की गरिमा इसमें गिर रही कि नहीं? हाँ, प्रधानमंत्री गरिमा गिर रही कि नहीं इस समय? अरे 58 से 88 पे आ गया हमारा रुपया, एशिया के सबसे बैड डाइवर्ट मत कीजिए ना करेंसी, अशोक यादव जी, आप डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। आप बहुत सिंपल प्रधानमंत्री तरीके से गरिमा नहीं बातों गिर को रही है। रखने के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं आप इस बात को डाइवर्ट मत कीजिए। 88 रुपए हो गया ना, डॉलर बनाम रुपया 88 रुपए हो गया, उस पर चर्चा कर लेंगे सर। मैं बुलाऊंगा आपको, खुद बुलाऊंगा, बतौर इकोनॉमिस्ट बुलाऊंगा। आज का मुद्दा 45 से 15% पर जाने वाले हिंदुओं के लिए, आपकी जवाबदेही नहीं है क्या सर हिंदुओं के लिए? बिल्कुल है, अगर है बिल्कुल तो उस गंभीर मुद्दे पर रहिए सर। देखिए अनुराग जी, मैं उसी मुद्दे पर हूं, और मैं आपको बताऊं, जो आप बता रहे हैं पलायन, वो पलायन नहीं है, वो बेटरमेंट के लिए वो गए हैं, अपने भविष्य के लिए, चाहे हिंदू भी गए, मुसलमान भी गए हैं। हाँ। इसमें बिना मतलब का एक इशू क्रिएट करने का भाजपा का प्रयास जानते हैं क्यों है? ये संभल बेटरमेंट के लिए फाइल्स की चले आड़ गए, में, अपनी जमीन बेटरमेंट के लिए छोड़कर चले गए हिंदू वहां से। देखिए, अपने बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए, उनके बेहतर शिक्षा के लिए, अपने रोजगार, बेहतर रोजगार के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए बहुत लोग माइग्रेट होते हैं। नहीं यादव जी आप शायद दूसरा चश्मा लगाकर बैठ गए, इसको निकालिए और मेरी बातों को समझिए, उस रिपोर्ट को समझिए। उस रिपोर्ट में दरअसल इस बात का जिक्र किया गया है कि जो दंगे थे वो इस तरीके से प्रायोजित किए गए ताकि हिंदू मारे जाएं। बताइए 15 दंगों में कितने हिंदू मारे गए और कितने मुस्लिम मारे गए? मैं आपको हिंदुओं की संख्या बताता हूं, तकरीबन 250 हिंदू मारे गए 15 दंगों में संभल के अंदर। मुस्लिम बताइए कितने मारे गए? और ये जो अभी हाल फिलहाल में 2024 में दंगे हुए थे, इस दंगे को लेकर इस रिपोर्ट में जिक्र है कि वहां पर इस तरीके से सब कुछ प्लान किया गया था कि तुर्क और पठानों के बीच पूरी लड़ाई होनी थी, मारा जाता तो सिर्फ हिंदू वहां पर मारा जाता। अब भी आप कह रहे हैं कि बेटरमेंट के लिए चले गए, और कितने ऐसे हिंदुओं की बाइट वहां पर सामने आई है जो कहते हैं कि हम तो कभी अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन डर इतना था, या वहां पर डोमिनेंस एक पक्ष का इतना था, दिवंगत सांसद साहब का नाम लेकर लोग कहते हैं कि इतना डर था कि हम लोगों को छोड़कर जाना पड़ा संभल। आप बेटरमेंट की बात कहते हैं सर? अनुराग जी, जब जैसे कहावत है, अनुराग, ये कहावत है चोली दामन का साथ जी। तो भारतीय जनता पार्टी और दंगा, भारतीय जनता पार्टी और हिंसा, ये चोली दामन का साथ है। जहां आपके शासनकाल में ज्यादा दंगे हुए या बीजेपी के शासनकाल में ज्यादा दंगे हुए? भाजपा जब अपने कार्यकाल में, अपने सरकार के कार्यकाल में दंगे करा सकते हैं ना अनुराग जी, दूसरी सरकार में दंगे क्यों नहीं कराएगी? बहराइच दंगा याद करिए, अभी फतेहपुर में उनका मुखलाल पाल जो जिलाध्यक्ष दंगे भड़का रहा था कि नहीं भड़का रहा था? जब भाजपा अपने दौर में दंगे करवा रही है अपने लोगों से, तो विपक्ष की सरकारों में क्यों नहीं करवाएगी? मैं फिर आता हूं उसी सवाल पर। 45 से 15% क्यों? बेटरमेंट वाली बात आपकी नहीं चल पाएगी। बेटरमेंट की वजह से नहीं गया हिंदू वहां से, और बेटरमेंट की बात कर रहे हैं आप, सुनिए सर। शफीकुर रहमान बर्क वहां पर सांसद थे, शाही जामा मस्जिद के बगल में जो कुआं था वहां पर हिंदू रीति रिवाजों से पूजा की जाती थी। 2013 में पूजा बंद करवा दी थी आपने। ये बेटरमेंट था हिंदुओं का संभल के अंदर? बेटरमेंट की बात। अनुराग जी देखिए, संभल फाइल्स का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि 69,000 वाली शिक्षक भर्ती फाइल्स को दबाओ, और उत्तर प्रदेश में टैरिफ का जो नुकसान हो रहा है हमारे भदोही से लेकर के पूरा कानपुर से लेकर के हमारे 20 लाख लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं भाई साहब। इन मुद्दों को दबाने के लिए संभल फाइल्स, मेरा व्यक्तिगत नंबर ले लीजिए, आप मुझे सब भेजिए, मैं सब पर डिबेट करूंगा। आज का मेरा टॉपिक पहले से डिसाइडेड है, 45 से 15% क्यों? इसका उत्तर है क्या? इसका उत्तर यही है, क्यों वोट चोरी दबाओ की बात कर देंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती दबाओ, भदोही की जॉबलेसनेस दबाओ, कानपुर की जॉबलेसनेस दबाओ, रसिया का तेल इंपोर्ट हो रहा है, अडानी पैसा कमा रहा है, अंबानी, इसको दबाओ। ओके, आप पूरे पैनल को ले आइए, इसीलिए हो रही है। सुनिए सर, ऐसा है ना, वोट मांगने जाइएगा तो जो MY समीकरण में आपका वाय है ना, वो भी हिंदू है, और बाकी लोग जो है ना 80-85 की बात करते हैं आप लोग, 85-15 की है ना, उसमें बाकी बड़ा वर्ग जो है वो हिंदू है। ये तर्कों के साथ जाइएगा, कम हो रहा है, गलत बात, भदोही हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अनुराग जी भाजपा पिछड़ों दलितों को हिंदू नहीं मानती है, इसका मैं 10 ये मेरे लिए मुद्दा नहीं है, ये बीजेपी जवाब देगी
ना अशोक यादव जी, मेरे लिए मुद्दा है वहां पर होने वाला हिंदुओं का पलायन। योगी आदित्यनाथ जब ये बात कहते हैं साल 2024 में कि वहां जहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है वहां हिंदू नहीं बैठ सकते, वहां नहीं रह सकते, तो ये संबल इस बात को प्रमाणित करता है। और आप कहते हैं कि बेहतरी के लिए चले गए। योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, उन्हीं के कार्यकाल में 69,000 शिक्षक भर्ती में 15-16,000 से पिछड़े दलितों का आरक्षण काटा गया। हाँ। योगी आदित्यनाथ किस हिंदू की बात कर रहे हैं भाई? ये पिछड़े दलितों को हिंदू मानते कि नहीं मानते योगी आदित्यनाथ जी? अगर मानते तो उनका हक सर ऐसा है ना, आपके लिए इन्विजिलेटर एग्जाम लेने वाला गलत हो सकता है, वो ठीक है, वो थ्योरी चल जाएगी। ये वो एग्जाम नहीं दे रहे हैं आप कि जिसमें पन्ने भरकर चले जाएंगे एग्जाम शीट के और आपको नंबर मिल जाएंगे। आप मुद्दे पर बात कर ही नहीं रहे। ओके, मैं बहुत जल्दी से आता हूं बीजेपी के पास। राजेश जी वो ये कह रहे हैं ये रिपोर्ट ही प्रमाणिक नहीं है, इसमें जो बातें कही गई वो सिर्फ सरकार भ्रमित करने के लिए कह रही है, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उस रिपोर्ट के जरिए साझा की गई है। वो कह रहे हैं 45 से 15% पर इसलिए आ गए क्योंकि संभल का हिंदू बेटरमेंट के लिए चला गया है। देखिए अनुराग जी, समाजवादी पार्टी और झूठ दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी इसलिए कहा जाता है कि मुसलमानों के सामने साष्टांग खड़े रहते हैं ये लोग। ये वे किसी भी स्वरूप में हिंदुओं के हित में तो बोल ही नहीं सकते हैं, चाहे कितने बड़े से बड़ा अन्याय हो जाए। खड़े रहते हैं। जिस समय 2012 में इनकी सरकार थी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दंगा हुआ था जिसमें सचिन गौरव की हत्या हुई थी, सचिन और गौरव की। उस समय रात में 12 बजे इन्होंने डीएम और एसएसपी को इसलिए हटा दिया था कि वहां के डीएम एसएसपी ने दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया था। जिन लोगों ने हत्या की थी सचिन चौधरी और गौरव चौधरी की, उनको हटा दिया था रात में 12 बजे, उनको गिरफ्तार कर लिया था रात में 12 बजे, इसलिए हटा दिया था। और इसको रोकिए। मेन के बीच में अशोक जी अब सुन लीजिए, बीजेपी का काम जवाब देना, सब दे देने दीजिए। हुआ नहीं है। हाँ, राजेश जी मेरे समय में मुझे बोलने दिया जाए, ये अपनी डिबेट अपने स्तर पे करें, मुझे मेरे गरिमा से बोलने दिया जाए। और जहां तक ये कोई सामान्य बात नहीं है साहब, ये गजबाए हिंद का एक अध्याय है। पूरे देश के अंदर जगह जगह ऐसे पैचेस बना दीजिए जिसमें जहां मुसलमानों की संख्या अधिक हो जाए, इस देश का इस्लामीकरण करना है। उस इस्लामीकरण में सबसे अधिक कोई सहयोग करता है तो अखिलेश यादव करते हैं, समाजवादी पार्टी करती है। देखिए जो घटना पाकिस्तान के अंदर हुई देश की आजादी के बाद, वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, बांग्लादेश से पलायन कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर रातों रात कठमुल्लों ने मस्जिद के अंदर से बांग लगाई कि अपनी संपत्ति और बेटियों को छोड़ करके चले जाओ, नहीं कल से कत्लेआम कर दिया जाएगा। डायरेक्ट एक्शन का देश का बंटवारा किया। तो ये आज की बात नहीं है, ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है। ये जो इस्लामीकरण इस देश का करना चाहते हैं, ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है। अभी एक महान भाव इन्हीं के चहेते हैं, वो जेल के अंदर ही पिछले कई सालों से जो कहते थे चिकन नेक को इस देश से अलग कर दीजिए, चिकन नेक को इस देश से अलग कर दीजिए, भारत से पूर्वोत्तर कट जाएगा और भारत का एक हिस्सा कट जाएगा। वो समाजवादी पार्टी के चहेते ही हैं। ये देश को तोड़ना चाहते हैं। इनकी राजनीतिक रोटी सिकती रहे, इनको मुसलमानों का वोट मिलता रहे, दूसरा कोई काम राजेश जी एक मिनट, अशोक यादव जी और राजेश जी, ओके ठीक है अशोक जी आऊंगा आपके पास। आपको तो बहुत लंबा वक्त दिया अशोक जी, अब थोड़ा सा सुन लीजिए। दूसरे मेहमान भी है मेरे साथ, हरिशंकर जी बहुत वरिष्ठ हैं, वकील हमारे साथ हैं। मैं उस सर के पास जा रहा हूं, हरिशंकर सर के पास जाऊंगा, लेकिन राजेश जी हमारे दर्शकों को, विपक्षी पार्टियों को नहीं, हमारे दर्शकों को यह बताइए ये रिपोर्ट कितनी ऑथेंटिक है। विपक्ष ने बोल दिया कि भैया सारे लोग आप ही के फिक्स किए हुए थे और आपके मुताबिक इन्होंने रिपोर्ट दे दी है। देखिए, सरकारी सिस्टम से कानून के अनुसार संविधान संबंध एक कमेटी बनाई गई, एक आयोग बनाया गया, उसने वहां जाकर के जांच की। जब आपका भरोसा नहीं है उस पर, उस संविधान पर ही आपका भरोसा नहीं है, तो क्यों देश की विधानसभा पार्लियामेंट में जाते हो और क्यों आकर के विधानसभा में हल्ला करने का काम करते हो? अरे सरकारी सिस्टम से कानूनी रूप से एक आयोग का गठन किया गया है, प्रतिष्ठित और जिम्मेदार अधिकारियों को उसमें लगाया गया है। उन्होंने वहां जाकर के मेहनत की है महीनों, ठीक है सर, वहां जाकर के लोगों से मिले, उसके बाद आ रहे हैं आप। आपको कैसे पता कि रिपोर्ट में क्या है? ठीक है सर, आपको कैसे पता? इसका मतलब जो वहां पलायन हुआ है, जिस तरह से हिंदुओं को वहां भगाया गया, समाजवादी पार्टी की सरकार में ज्यादा हुआ होगा, आप देख लेना। ये
गजवाए हिंद का हिस्सा है नमाजवादी पार्टी। ठीक है ये सर, गजवाए मैं हिंद का फिर आ रहा हूं हिस्सा आपके है। पास। आपके आरोप कांग्रेस पार्टी पर भी है, क्योंकि आपने पहले की सरकारों का नाम लिया। तो मैं संदीप जी बहुत जल्दी आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ हरिशंकर जैन जी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ वकील हैं और इस मामले के पक्षकार हैं, संभल की जामा मस्जिद मामले के पक्षकार हैं। विष्णु शंकर जैन तो गए भी थे वहां पर सर्वे टीम के साथ। अब हरिशंकर सर, स्वागत करते हुए मैं आपसे इस रिपोर्ट के बारे में समझना चाहता हूं, ये क्या अलार्मिंग सिचुएशन है? गॉन केस आपको दिख रहा है? क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि विदेशों से पैसा लेकर आतंकी संगठन काम कर रहे थे और बहुत सोच समझकर, मतलब जिस संभल की जामा मस्जिद पर हुए हमले को हम ये मानकर चल रहे थे कि लोगों का सेंटिमेंट हर्ट हुआ, वो तो इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सब कुछ प्लान्ड था और वो प्लानिंग के तहत सब किया गया। जिसमें मारा जाना था तो सिर्फ हिंदू मारा जाना था। देखिए, जैसा आपने बतलाया, रिपोर्ट में जो कुछ आया है, जो ऐसा बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। और सही बात यह है कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये पूरा मॉड्यूल फैला हुआ है इस्लामिक गजवा हिंद का, और यहाँ पर लव जिहाद बहुत तेज चल रहा है। हिंदुओं घर की लड़कियां ले जाई जा रही हैं, हिंदुओं के धार्मिक स्थान में कब्जा हो रहा है। कैराना आपको मालूम है, कुछ दिन पहले वहां पलायन हुआ था। और पूरी बाहरी शक्तियां, जिसमें मैं कहता हूं दुबई से लेकर और बाहर तक से, पाकिस्तान से जितनी आतंकवादी गतिविधियां हैं, सब लगी हुई है और सबका उद्देश्य हिंदुओं को भगाना है और मुस्लिम आबादी बढ़ाना है। देखिए, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, कि जब जब हिंदू कम हुआ है और मुसलमान हावी हुआ है, तो वहाँ हिंदुओं का अत्याचार हुआ है। मंदिर तोड़े गए हैं, मंदिरों हिंदुओं के मकानों में कब्जा हुआ है, और औरतों बच्चों की हालत हुई वो कहने लायक नहीं है। मुसलमानों ने एक पैसा भी कोई ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई, और सिवाय बर्बरता करके और कुछ नहीं किया। यही कश्मीर में हुआ जी, अफगानिस्तान में हुआ, और जहाँ जहाँ वर्ल्ड में ये लोग कर रहे हैं, ये अमानुषिक कृत्य कर रहे हैं। और इनके तार इंटरनेशनली जुड़े होते हैं जी। खाली यही से नहीं है कि यहाँ लोकल मुसलमान हैं, इनके तार बाहर से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर बहुत बार सैबोटेज करने की योजना थी, जो अगर रिपोर्ट में आया हो तो सही आया है सर। क्योंकि मामले में पॉलिटिकली बहुत सारे रिएक्शंस आ चुके हैं हरिशंकर सर, तो सरकार ये कह रही है, मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि पहले की सरकारों की विल पावर नहीं थी कि आतंकवादियों को दूर रखा जाए। इसको दूसरे लहजे में कहें तो उन्होंने ही सरपरस्ती दी, और उसके चलते आज संभल में इतने बड़े आतंकी जो है वो बैठे हुए हैं और सब कुछ प्लान कर रहे हैं। आपको इसमें दम दिखता है? नहीं, मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। विल पावर छोड़ दीजिए। उन लोगों ने आतंकवादी गतिविधियों को, मुस्लिम सेपरेटिस्ट को, जो मुस्लिम अलगाववादी थे जी, उनको बढ़ोतरी दी, उनको प्रोटेक्शन दिया, उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिला, उनको सरकारी प्रोटेक्शन मिला, उनको कार्यपालिका से प्रोटेक्शन मिला, जो वहाँ के तत्कालीन जो जिला प्रशासन था उससे सहयोग मिला, मंत्री संतरी से मिला। और मतलब पूरा तंत्र लग गया कि आतंकवादी उस समय की सरकारों का संभल में बैठे और हिंदुओं को संदीप जी, हिंदुओं कटवाना, ठीक है सर, कराना, मुरादाबाद और सारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मेवात देख लीजिए, उनका उद्देश्य था। असम देख लीजिए, मतलब घुसपैठ की संख्या, बंगाल देख लीजिए, मतलब बहुत बड़ा है सर। मैं एक बार फिर से इस पर आऊंगा, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा पहलू सियासत का है। हरिशंकर सर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं। जरा संदीप जी के पास चले जाते हैं। संदीप जी बहुत देर से हाथ उठाकर बोल रहे हैं, लेकिन संदीप सर अपनी बात कहिएगा। सवाल दरअसल ये है कि जब पॉलिटिकली क्वेश्चन किया जाता है कि पहले की सरकारों में विल पावर नहीं थी या उनकी तरफ से ही जानबूझकर बैठाया गया, तो फिर कार्यकाल देखे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो आप 1989 तक थे तकरीबन। उसके अलावा दूसरे राज्य, मतलब अभी असम के हाल देख लेते हैं। असम में इस वक्त जो 10% हुआ करते थे मुस्लिम आबादी, वो आज 40% हो गई। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी आप सत्ता में थे, वहां पर तकरीबन 1.5% मुस्लिम हुआ करते थे, जो कि अब तकरीबन 20% हो गए। तो ये सत्ता में रहने वाली पार्टियां क्वेश्चनेबल होती हैं जब इस तरह से बेतरतीब तरीके से संख्या बढ़ती है। और उसका दूसरा पहलू ये कि किसी जगह पर अगर मुस्लिम बढ़ जाते तो हिंदुओं की संख्या कम होती है, ठीक वैसे ही जैसे संभल में हुआ। जी, अब जवाब मैं दूं? बिल्कुल। स्पष्ट है कि बीच में
बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट है, बिना निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज सर, प्लीज। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जी। आपके 2-3 मुद्दे हैं। पहली चीज तो जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, क्या वो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है सरकार की तरफ से, ऑथेंटिक रूप से? ये चोरी की रिपोर्ट है, ये चोर लोग वोट चोरी करेंगे और रिपोर्ट चोरी करके फिर इस तरीके की बात करेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट ना भी विधानसभा में पेश हुई है ना किसी न्यायालय में पेश हुई है, तो ये कहाँ सार्वजनिक कहाँ हुई है? ये कैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं? पहली चीज, ये रिपोर्ट ही चोरी की है और उसमें क्या लिखा है, मैं रोक नहीं रहा हूं सर, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बात सही है, आप आगे मुद्दे पर बढ़िए। हाँ नहीं बिल्कुल, अगर आप बोलिएगा सर, अगर मेरी बात गलत होगी। नहीं सर, ऐसा है ना कि यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि रिपोर्ट सार्वजनिक हुई या नहीं हुई, यहाँ मुद्दा ये है कि एक पक्ष टारगेटेड है और आतंकी गतिविधियों के साथ उसको खत्म किया जा रहा है। क्या आपके लिए गजवाए हिंद होना देश में ये मुद्दा नहीं है? क्या आपको अभी भी इसकी पड़ी है कि रिपोर्ट कैसे वायरल हो गई? अब लीजिए, अब देखिए, मैंने कहा था कि आप बोलने नहीं देंगे, मुझे पता था। लीजिए, मैं कह रहा था आगे मुद्दे पर बढ़िए, तो आप कह रहे थे नहीं बोल लीजिए जी। हाँ नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा कि जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं वो रिपोर्ट ही ऑथेंटिक अभी नहीं है ना, इसलिए कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं हुई है। लीक के आधार पर या चोरी के आधार पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, फिर भी हम उस पर तैयार है। 2-3 चीजें, जनसंख्या की बात होती है, 1951 में जनसंख्या हुई आजादी के बाद, 1951 के बाद 2011 के बाद तो जनसंख्या सर हुई नहीं, जनगणना हुई नहीं, तो ये आंकड़े कहां से आए? अगर आंकड़े आए तो 2 चीजें सर, आज 63% आबादी संभल की है हिंदुओं की, 63 से 67, 11 की जनगणना के हिसाब से। तो ये आंकड़ा जो पेश किया जा रहा है 15% वाला, ये कैसे है? पहली चीज। दूसरा, अगर आप नगर पालिका अकेले की बात करते हैं सर सुन लीजिए, बहुत ऑथेंटिक बात करूंगा। बिल्कुल सर, अगर 2000 आप जो है नगर पालिका की बात करेंगे तो नगर पालिका में सर होता क्या है कि बहुत सारे नगर पालिका का जब विस्तार होता है तो बगल का गांव, जैसे मैं उदाहरण दे देता हूँ, हमारे कुंडा मेरी नगर पंचायत है और वहां पर 2-3 ग्राम सभा मौली बरई मुस्लिम बाहुल्य है, और जब भी वो नगर विस्तार में जुड़ेंगे तो जाहिर है कि आबादी एक बैग मुस्लिम की बढ़ जाएगी। इस तरीके के विस्तार जब होते हैं, यही भी आप सुल्तानपुर नगर पालिका का आप देखेंगे, यही बात आप कैराना के लिए कहेंगे, यही बात आप मेवात के लिए कहेंगे, यही बात आप जम्मू कश्मीर के लिए कहेंगे, यही बात आप असम के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए कहेंगे, यही बात आप दूर दराज उत्तराखंड के पहाड़ों के लिए कहेंगे। यही फॉर्मूला है क्या वहां पर मुस्लिमों की बढ़ने की? अनुराग भाई, अभी आपने कहा अशोक भाई को आज चर्चा संभल के मुद्दे पे है। आप जिस दिन डिस्कशन रखिएगा जिस मुद्दे पर कर लेंगे ना सर, मुद्दे पर सर, ना मुद्दा यही है सर, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मुद्दा यही है कि क्या हमारे देश में योगी आदित्यनाथ जब ये कहते हैं कि जहां पर मुस्लिमों की संख्या होगी और हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, तो क्या वो सही कहते हैं क्या? सुनिए, उत्तराखंडी बाबा आया था हमारे यहाँ सर, कल प्रतापगढ़ मेरे यहाँ आया हुआ था, मैं बता रहा हूँ। इसी संभल की रिपोर्ट को लीक, उन्होंने भाषण में कहा कि कुछ रिपोर्ट के आधार पर जो लीक हुई है उस आधार पर हम इस तरीके की बात कर रहे हैं सर। प्रतापगढ़ में आकर हमारे बाबागंज कुंडा का नाम लेना मुनासिब नहीं समझते, और एक भी योजना बेरोजगारों के लिए कोई बात नहीं, और भी सारे मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर कोई बात नहीं, बस हो गया, हिंदू मुस्लिम कर लीजिए, चल जाएगा काम। एक बात और सवाल है, जल्दी से एक हरिशंकर जैन जी से सवाल है, एक लव जिहाद सर। लव जिहाद से कहा जाता है, बिल्कुल सर, लव जिहाद में ये कहते हैं कि मुस्लिम भाई हमारे हिंदू नाम रखकर और जो है इस तरीके की घटनाओं का अंजाम देते हैं। मतलब शाहजाद पूनेवाला, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, शाहजाद पूनेवाला नाम बदला हुआ है ना सर, मुस्लिम तो मतलब है नहीं वो पूनेवाला, उनका सरनेम, वो क्या लव जिहादी है क्या? अमित शाह सर, नादिर शाह कहते हैं कि नादिर शाह मुस्लिम था, अमित शाह मतलब नाम बदल कर वो बिना सर पैर की बात हिंदू को बढ़ा रहे क्या? सॉरी सर, आपको बुरा लग जाए तो लग जाए, आप बिना सर पैर की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट, आपकी बातों का जवाब हरिशंकर सर भी देंगे और राजेश चौधरी भी देंगे। राजेश जी जल्दी से, वंस अगेन, व्हाट इज इनटू द क्वेश्चन? वो रिपोर्ट जो आप लोगों के पास पहुंची है। हरिशंकर जैन जी से एक सवाल है सर। ठीक है, नहीं आएंगे अब हरिशंकर सर जवाब देंगे आपका। ओके राजेश जी जल्दी से, राजेश जी 30 सेकंड है आपके पास। अनुराग जी, इस देश में सबसे बड़े चोर कौन है आप जानते हो? इस देश में सबसे बड़े चोर हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जिन्होंने हजारों करोड़ नेशनल हेराल्ड का चोरी किया हुआ है। ये सबसे बड़ी चोर पार्टी के प्रवक्ता और इसको चोरी की रिपोर्ट बता रहे हैं। इस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी में कोई हमको शक नहीं है, ये असली रिपोर्ट है भाई। जमानत पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी है ना सबसे बड़े चोर। राहुल गांधी चोर, राहुल गांधी चोर, सोनिया गांधी चोर, सोनिया गांधी चोर, और वो
जमानत के सो रहे थे इस देश की अदालत में, और ये सबसे बड़े चोर पार्टी का प्रवक्ता रोड को चोरी नहीं बता रहे। सोचिए, इनका स्तर नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो कोई हैसियत है नहीं इसकी। राहुल गांधी को कोई नोटिस ले नहीं रहा, पर ये सबसे बड़े पापी तो कांग्रेस के ही लोग हैं। इन्होंने ही देश के साथ गद्दारी की है। ये देश के गद्दार है कांग्रेस ही, ये सनातन के गद्दार। ठीक है राजेश जी, ओके, थोड़ा सा वेट। संदीप त्रिपाठी जी थोड़ा सा वेट, दोनों की आवाज प्लीज कम कर दीजिए, दोनों की आवाज कम कर दीजिए। संदीप जी, एक सवाल है मेरा, बहुत छोटा सा सवाल, उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। विक्रम सर भी सुन रहे हैं, अजहरी साहब भी सुन रहे हैं। ओके राजेश जी, आपने जवाब दे दिया। संदीप जी, एक बहुत छोटी सी बात, आप ये कह रहे हैं कि घुसपैठ फलाना डिमका, 10 बातें आपने कह दी। भाई मुझे ये बताइए कि आप ये आंकड़ा तो मानेंगे कि असम में मुस्लिमों की जो संख्या है वो अब तक जो 10% हुआ करती थी वो 40% आ गई है, ये मानेंगे ना सर? कैराना में हिंदुओं का पलायन हुआ, मुस्लिम आबादी वहां ज्यादा है। मेवात की घटना आप भूल सकते हैं, मैं आपको याद दिला देता हूं, मेवात में मुस्लिम ज्यादा है, वहां पर हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कश्मीर में रालिब गालिब चालिब, ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? ये हमारे देश में हुआ है ना सर? अब मैं जवाब देता हूं जल्दी से सर। तो क्या ये मुद्दा ही नहीं है कि हिंदू कहां छोड़कर चला जा रहा है, वो कैसे कम हो जा रहा है किसी इलाके में, ये मुद्दा है कि नहीं है आपके लिए? आपका सवाल ही इतना बड़ा हो जाता है तो जवाब तो ले लीजिए ना महाराज। पहली चीज तो हरिशंकर जैन जी, जब आप ग्वालियर के बाडवानी में जैन मंदिर के लिए लड़ते हैं तो क्या हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी क्या? अगर आप ये कहते हैं, आप आज जैन धर्मावलंबियों की ये सोची समझी साजिश है कि हिंदू मंदिरों पर कब्जा कर ले। चंपत राय जो कि चंपत बंसल एक जैन धर्मावलंबी है, आकर हमारे राम मंदिर पर कब्जा कर लिया। ये जो जैन धर्म के लोगों का एक रैकेट चल रहा है हमारे मंदिरों पर कब्जा करने का, उसी का आपकी चिंता जायज, इस पर भी चिंता थोड़ी जता लीजिए साहब की बिल्कुल संख्या कुछ जगहों पर एकदम कम हो जा रही है और कुछ जगहों पर एकदम बढ़ जा रही है। हिंदू हृदय सम्राट बनिएगा, हिंदुओं को मूर्ख समझते हैं आप। अडवाणी में किसके लिए लड़ रहे थे? मूर्ख आप समझ रहे हैं सर, हिंदुओं को चोर कहा, मूर्ख आप समझ रहे हैं। जिस जगह पर हिंदुओं की संख्या 45 से 15% हो जाए, जिस जगह पर बेतरतीब आबादी बढ़ जाए, उस पर कांग्रेस पार्टी नहीं बोलेगी। आपको वोट बैंक दिखता है, आप नहीं बोलिएगा। यही चीज समाजवादी पार्टी भी कर रही है, यही चीज आप भी कर रहे हैं। और आपकी सरकारों के वक्त में कैसे आतंकीपन पे सवाल तो ये भी है ना, कांग्रेस के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए थे, और आरोप यही है कि यही दंगे वजह थे जिसकी वजह से डेमोग्राफिक चेंज हुआ संभल के अंदर। ओके संदीप तिवारी जी की आवाज कम कर दीजिए। हरिशंकर सर, कुछ सवाल इन्होंने पूछा, अगर आप जवाब देना चाहे, फिर मैं उसके बाद अजहरी जी और विक्रम सर के पास जा रहा हूं। क्या सवाल क्या है? सवाल क्या है सर? वो रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल क्या है? वो कह रहे हैं रिपोर्ट जानबूझकर इस तरह से बनाई गई ताकि हार्मोनी इसको खराब किया जा सके। प्लीज देखिए, दो चीजें बता दूं। रिपोर्ट बिल्कुल सही है, और रिपोर्ट जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जज रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं, हाई लेवल क्वालिटी के लिखी गई है, और रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित है। उन्होंने एविडेंस ली है और सारे तथ्य इकट्ठा किए हैं, बिना उसके नहीं है। दूसरी बात, अभी त्रिपाठी जी को मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू और जैन को अलग करने की कोशिश मत कीजिए। जैन और हिंदू संदीप जी को अलग नहीं है, एक साथ है। उनके मंदिर शुरू से एक साथ बनते रहे। मेरे पास संदीप जी आ जाइए, मैं आपको 10 मंदिर दिखाऊंगा जो पुरातन काल में हिंदू और जैन के साथ बने हैं। हिंदू और जैन कभी अलग नहीं रहे, आप अलग करने को मत कीजिए। तीसरी बात, बताइए ना, इस रिपोर्ट में आप गए, आप गए मूर्ख समझते हैं हिंदू, आप जो है एक चंपत वंश संतोष जी हमारे राम इतने बड़े पर कब्जा किया। अच्छा सुनिए तो सही, संदीप त्रिपाठी जी सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए सर, बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं सर। प्लीज हरिशंकर सर, प्लीज अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। ये तरीका नहीं। नहीं संदीप जी प्लीज, आपको सुनना पड़ेगा सर, आपने सवाल उठाया ना, जवाब तो लेने दीजिए प्लीज। हरिशंकर सर प्लीज सम अप योर वर्ड्स। ये कौन सी बात है? ये क्या बात है? हाँ नहीं, अपनी आगे आवाज, ठीक है। ये तो राहुल गांधी की आदत है कि चिल्लाना शुरू कर दें। अरे सुनिए, सुनने की क्षमता हो तो। हिंदू और जैन हमेशा देख रहे हैं, दोनों के स्कूल, संस्कृत स्कूल और जितने आपके मंदिर हैं, साथ बनती रही हैं। ये तो एक बात रही। मैं दूसरी बात बता दूं, ये जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट
हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज और 2 गणमान्य व्यक्ति ने मिलकर जी 3 व्यक्तियों ने जो साक्ष्य इकट्ठे किए थे, जो सारे एविडेंस आई थी और जो तथ्य है उसके आधार पर इकट्ठा किया है। 1978 की रिपोर्ट तो कांग्रेस के जमाने की है, उसमें 200 ज्यादा हिंदुओं पे मरने का जिक्र है, आज तक खोली नहीं गई। क्यों नहीं खोली गई? वो तो आपके समय की रिपोर्ट थी। अरे भाई, एक सच्चाई को आप मेट नहीं सकते हैं, सच्चाई मानना पड़ेगा। क्या ये सच्चाई नहीं है कि मुस्लिम मस्जिदों के ऊपर से सबको बिजली दे रहे थे, अजहरी साहब को अगर बिजली फ्री चल रही थी, कोई बिजली का बिल नहीं दे रहा था, बिजली चोरी हो रही थी, बिजली चोरी हो रही थी और बिजली पकड़ी गई चोरी, मस्जिद के ऊपर पावर हाउस बना दिया गया था, वहां से सारे मुस्लिम घरों को बिजली दी जा रही थी। ठीक है सर, तो अराजकता था, पूरी अराजकता का रास्ता वहाँ। ठीक है। और जी ठीक है अजहरी साहब, आप चूंकि आए कॉन्स्पिरेसी वाली बात पर, आप कहें कि ये सब साजिश है साहब, लड़ाने भिड़ाने की या मुस्लिमों को दबाने की साजिश है, आप इन सारी बातों पर आए। क्या इस बात को दरकिनार किया जा सकता है कश्मीर से हिंदू भागे? क्या इस बात को दरकिनार किया जा सकता है मेवात में हिंदू कम है? क्या इस बात को दरकिनार किया जा सकता है कि आज के समय में संभल में 45 से 15% पर हिंदू आ चुके हैं? भाई बात तो वही है ना कि जहां संख्या बढ़ गई, देखिए वहां हिंदुओं की संख्या कम हो गई। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, अच्छा, लोगों का ध्यान भटकाने के, एक तो अनुराग भाई आज मैं आपसे कह दूंगा, हो सकता है नाराज हो जाएं और नहीं सर, हो मैं जाए आपसे तब आपकी भी बात से नाराज कोई नहीं बात हूं। हाँ प्लीज। मैं अनुराग भाई आज देख रहा हूं, आप एक तरफा डिबेट आप करा रहे हो, आपकी शख्सियत ऐसी नहीं है। आप हमें ईमानदारी से बताएं, ये जो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की हरकतें कर रही है, क्या ये किसी से छिपा हुआ? कभी गज़ब हिंद, कभी लफ्ज़ जिहाद, कभी कुछ। अब वो 20% मुसलमानों से 80% हिंदू समाज को डराने की कोशिश की जा रही है सिर्फ वोट के लिए। ये जो आप लोग बता रहे हैं कि ये जो अजहरी साहब सुनिए ना, रिपोर्ट जो लीक हुई है, मीडिया में लीक हुई है ना, कोई भी आधिकारिक जांच न्यायिक आदेश के बिना लीक हो सकती है क्या? कैसे हुई है ये? बताओ आप हमें। ये सिर्फ बोर्ड का चुनाव का फायदा लेने के लिए हुआ है। राजेश जी, अभी आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला था बीच में, आपने बहुत देर से बोल रहे हो और बहुत देर से सुना है हमने आपको। अब मुसलमानों को किन किन दंगों में मारा गया है, मुसलमानों को कहां कहां आप लोगों ने सताया है, कैसे कैसे जेलों में डाला है, कैसे कैसे लफ्ज़ आतंकवाद का आपने दुरुपयोग किया है। बताओगे क्या कराइए आपने किसी तरह की जांच कि भारत में रहने वाले कितने नौजवानों को, कितने परिवारों को आपने बर्बाद किया? बताओगे आप? और अभी कह रहे थे जैन साहब 200 से अधिक लोग मरे थे, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी आयोग बना, उस समय भी जांच हुई, तो रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक की गई? अच्छा, ये जज साहब जांच कर रहे हैं, अच्छे अधिकारी जांच कर रहे हैं, कोई एमएलए जांच करने गया था क्या? किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता जांच करने गया था क्या? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ठीक है राजेश जी, राजेश जी करते हो, राजेश जी थोड़ा सा, अच्छा राजेश जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अजहरी सर ओके, मेरा एक सवाल है सर, आपकी हैसियत भी अजहरी सर ठीक है, ओके, कोई किसी की हैसियत पर नहीं जाएगा, ठीक है। अजहरी सर, आपने ये कहा कि मैं आज एक तरफा डिबेट कर रहा हूं सर, ये आंकड़े एक तरफा इस ओर इशारा ही कर रहे हैं कि हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर हिंदू को भगा दिया गया क्योंकि संख्या दूसरे पक्ष की ज्यादा थी। तो मैं एक तरफा डिबेट नहीं कर रहा हूं सर, आंकड़े एक तरफा इसी ओर इशारा कर रहे हैं। आप खुद देखिए सर, आप कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पलायन को भूल जाइएगा, कश्मीरी पंडितों के पलायन को भूल जाइएगा। आप असम में सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिमों की बढ़ती संख्या को आप दरकिनार कर दीजिएगा। ये तो सर ऑथेंटिक डेटा है जो मैं लेकर बैठा हूं। हिंदू भारत छोड़ के 6 लाख हिंदू भारत छोड़ के विदेश में गए हैं 2014 से अब तक। पटेल नगर कॉलोनी 90% हिंदुओं की थी, आज वो 5% हिंदू नहीं बचा है। सर कुवैत और दुबई जाने वाले मुस्लिमों की संख्या भी ठीक ठाक है। घर के सामने हड्डी बेच लेते, गंदगी डाल देंगे, बेचारा मकान बेचने को मजबूर हो जाएगा। ये हरकतें करते हैं ये जालीदार टोपी वाले। ठीक है, ओके, मैं विक्रम सर आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, अजहरी साहब आप टू द पॉइंट बात करने वाले व्यक्तियों में से मैं फिर वही पूछता हूं, कश्मीर भूल जाएं, मेवात भूल जाएं या ये संभल की रिपोर्ट भूल जाएं, ये तो रिपोर्ट है सर। आप तो हर
एग्जाम को एक क्वेश्चन कर देंगे जिसका जवाब आपको नहीं आता है। विक्रम सर, आपने इस पूरी चर्चा में यह सुना, चाहे वो संदीप त्रिपाठी सवाल उठाएं, चाहे वो अजहरी साहब सवाल उठाएं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यादव जी सवाल उठाएं, हर किसी के लिए मुद्दा यहां पर वो रिपोर्ट है जिसके जरिए यह पता चलता है कि मुस्लिमों की संख्या बढ़ी और हिंदुओं की संख्या घटी। जरा इस रिपोर्ट पर सर थोड़ा सा बताइएगा कि यह कैसे बनती है, कितने तटस्थ साक्ष्य होते हैं, और बाहर आने की प्रक्रिया थोड़ा समझा दीजिए सबको। अनुराग जी नमस्कार। हमारा आपसे मतभेद हो सकता है, लेकिन सिरे से एक चीज को नकार देना क्योंकि वो हमारे पैमाने पे फिट नहीं बैठ रहा है, ये कुतर्क है, इलॉजिकल है और अनरीजनेबल है। ये कमेटी बनी है जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, अमित मोहन प्रसाद आईएएस, अरविंद कुमार जैन आईपीएस रिटायर्ड, और शासन ने इसको गठन किया है और इसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड न्यायाधीश कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट पसंद नहीं आ रही तो आपने निकाला, ये रिपोर्ट चोरी की है, लीक की है। ऐसी कितनी रिपोर्टें हैं जो कि आपके सारे लीडिंग न्यूज एजेंसीज जिन्होंने अपने सूत्रों के माध्यम से इसके महत्वपूर्ण अंश प्राप्त किए। आपको अगर शिकायत है तो मैं आपको मशवरा देंगे आसान और मुफीद, अगर आप समझते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंतर्गत ये कोई गुनाह हुआ है तो मुकदमा लिखा दीजिए बगल के थाने में। वो आप लिखाएंगे नहीं क्योंकि ये कोई मुकदमा बनता भी नहीं है, क्योंकि ये एक पब्लिक डोमेन में आ चुका है। 18 न्यूज एजेंसी ने इसके बारे में कवरेज किया है। अब हम बात करते हैं कि जो महत्वपूर्ण चीज, इन्होंने पहले इश्तिहार निकलवाए, इन्होंने तमाम जगहों पे पोस्टर्स लगवाए, लोगों का आवाहन किया और सबको जिसको जो बयान देने थे जाकर के अपने लिखित और मौखिक बयान दिए, साक्ष्य दिए, और कमेटी कई बार संभल गई, जाकर के व्यक्तिगत मौका मुआयना, नक्शा नजरी, साइट मैप वगैरह सब बनाया। 450 पन्ने की एक रिपोर्ट है जो कि एक औसत पीएचडी डिग्री से भी ज्यादा है। औसत पीएचडी की एक थीसिस होती है लगभग 250 पन्ने की, ये 450 पन्ने के इंक्लोजर्स की है, जबकि इसमें सीडीज वगैरह का भी समावेश है। आपने बड़ी आसानी से इसको कह दिया कि ये तो बिल्कुल एक तरफा है, क्योंकि एक शब्द है अंग्रेजी में मेजोरिटेरियनिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुसंख्यकवाद। तो आप क्या समझते हैं कि आपके इमला देने से, डिक्टेशन देने से अगर रिपोर्ट बनेगी उसी को हम मानेंगे? वो तो होने वाला है नहीं। अब हम 4 सत्य पूछ रहे हैं, आप हमको उत्तर न दें, अपने आप उत्तर दे दें। जब ये प्रमाण आ रहा है कि सन 47 से लेके आज तक 15 दंगे हुए हैं, 47, 48, 53, 58, 62, 76, 78, 80, 90, 92, 95, 2001, 19, ये झूठ है या गलत है? उसके बाद आप ये बता दें कि हिंदुओं की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है क्योंकि उसमें एक तरफा कार्रवाई की वजह से। आपने कहा रोजगार के बेहतर अवसर और शिक्षा के, तो क्या कारण था कि रोजगार के बेहतर, शिक्षा के बेहतर अवसर केवल हिंदुओं ने उठाए हैं, मुसलमानों ने क्यों नहीं लाभ उठाए उसके? ये कौन सी बात है? तो अपने आप ही में दिखाई पड़ रहा है। दूसरी चीज जो वहां पर बरामदगी हुई है अमेरिकी कारतूसों की, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, इंग्लैंड के कारतूसों की, अमेरिकी हथियारों की, वो भी क्या समिति ने प्लांट किए थे? और उसके बाद अगर आप ये देखें, अभी जरा शांत हो जाए, आपकी सब बातों का जवाब मैं देने में सक्षम हूं, लेकिन आप अगर पहले सुन ले मेरी बात, तो जवाब हमें देना नहीं है। मौलाना असीम और सना उल हक जो कि अमेरिका का घोषित चरमपंथी है, इसकी मौजूदगी संभल और उससे लिंक निकल के आ रहे हैं। अल कायदा, हरकतुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, इनकी एक्टिविटीज और इनके नक्शे, इन तमाम चीजों की मौजूदगी संभल में थी। अब उसके बारे में अगर कार्रवाई हो रही है, पुलिस चौकियां बन रही हैं, नए थाने बन रहे हैं, तो उसमें आपत्ति आपने बहुत अच्छे डेटा के साथ अपनी बातों को रखा। अजहरी साहब, आतंकियों के नाम तक गिना दिए और कैसे बनती है रिपोर्ट ये तक बता दिया। और मैं इससे आगे बढ़ते हुए एक सवाल और पूछता हूं। 15 बड़े दंगे हुए, 250 से ज्यादा हिंदू मारे गए, कितनी एफआईआर दंगाइयों के खिलाफ है और उसमें कितने मुस्लिम हैं? जरा बताइए अजहरी साहब, 30 सेकंड है आपके पास। सुनो हाँ, इन्हीं आतंकी और आतंकी संगठनों के नाम ले लेकर डॉक्टर विक्रम सिंह जैसे लोग, पूर्व डीजीपी हमारी यूपी के, बड़ी सम्मानीय शख्सियत है, और ये लोग मुसलमानों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। गलत बात अजहरी साहब, गलत बात है, गलत बात है, ये फैक्ट है। आप सिर्फ सियासी चश्मा लगाकर सबको दरकिनार कर देंगे। एक शख्स गलत हो सकता है। अरे साहब, आतंकी पकड़े जा रहे हैं साहब। मैं देशद्रोहियों और आप लोगों का ये, हाँ विक्रम सर जल्दी से। देशद्रोहियों का दुश्मन था, हूं और रहूंगा। मैं देशद्रोहियों का दुश्मन था, हूं और आखिर सांस तक रहूंगा, आखिर सांस तक इनका दुश्मन रहूंगा। आपको अगर किसी को आपत्ति हो, ये आपका नजरिया है, लेकिन एक नहीं करोड़ों विक्रम सिंह मौजूद हैं जो देशद्रोही दुश्मन ठीक है और रहेंगे, और उनको मटिया में जो आतंकी पकड़े गए। ठीक है अजहरी साहब, आतंकी जो पकड़े गए सर, जो संभल में, अमेरिका की रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक है कि संभल में बैठा हुआ है आतंकी।
अरे कहे की तस्दीक है, जब से नहीं मानिएगा तो फिर मैं आपको यकीन थोड़ी दिलाऊंगा, फिर गोलियां ना बात करेगी पुलिस की। छोड़िए ओके समाजवादी पार्टी के पास जाते हैं। अशोक यादव जी मैं आ रहा हूं। संदीप जी आ रहा हूं आपके पास प्लीज। अशोक यादव जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप मुझे ये बताइए कि जो दंगे हुए और जो आपके शासन में दंगे हुए, बतौर सरकार आपने कितनी कार्रवाइयां की? आरोप तो ये तक लगा रही है बीजेपी कि आप लोग FIR तक नहीं लिखते थे अगर मुस्लिम नाम होता था दंगाइयों का तो। देखिए अनुराग जी, समाजवादी सरकार ने दंगे को रोकने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाने के लिए, कानून व्यवस्था को अपने चरम पर पहुंचाने के लिए डायल 100 जैसी NYPD सेवा दिया। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आप लोग अगर दंगे कराने वाली पार्टी, ये फिर अलकायदा के आतंकी कैसे बैठ गए सर संभल में? अरे यही मैं कहने जा रहा था। आप बताइए, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं 2014 से 2025। नहीं सर, ये इसी शासन काल में नहीं है, पहले से बन रही है ये आतंकी, पहले से पनप रहे हैं। काम तो ये समाजवादी पार्टी ही करती थी। आतंकवादी आ रहे हैं भाई, आतंकवादियों में धर्म ढूंढने का काम तो ये करते थे। पाकिस्तान से चल के आ रहे हैं। आतंकवादी मुसलमान नहीं हो सकता, ये तो समाजवादी पार्टी का बयान है। मिनिस्ट्री मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता। MHA में बैठ के कर क्या रहे हैं अमित शाह जी और मोदी जी? क्या कर रहे हैं? आप खाली यहाँ पर बैठ के माहौल खराब कर रहे हैं। आप पलायन हुआ। आपकी सरकार क्या कर रही है? आपकी अपने सरकार से पूछिए, आतंकवादी पाकिस्तान से यूपी आ जा रहे हैं और यहाँ पर आके दंगे भड़का दे रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर के। लास्ट 10 सेकंड संदीप त्रिपाठी, लास्ट 10 सेकंड सर। मैं सिर्फ कानूनी बात करूंगा। मैं सिर्फ सरकार से आग्रह करूंगा कि अगर रिपोर्ट आई है, न्यायिक जांच की रिपोर्ट है, इसको आप कोर्ट में पेश करिए। जो अभी विक्रम जी, आप इतने बड़े पद पर हैं, आपको ये बताना चाहिए कि इसकी गोपनीयता की बहुत ही महत्व होता है। अगर है तो साबित करिए ना। ये चोरी के आधार पर अब आपके लिए संदीप जी रिपोर्ट दुश्मन हो गई है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि कुछ तथ्य और सत्य हो। अब आपके लिए रिपोर्ट गलत हो गई सर, उसके अंदर जो लिखा है उस पर भी तो बात करनी होगी ना। बहुत शुक्रिया सर, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। आखिरी में एक बात, वो लोग जो संभल की रिपोर्ट को सही नहीं मानते, मत मानिए साहब। एक बार जरा जाइए संभल और रस्तोगी परिवार से मिलिए। रस्तोगी परिवार